बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड नज़र आ रही हैं जी सबको? नहीं सर, अभी तक शो नहीं हुई। अब आ गई है, अब आ गई है। नहीं सर, नजर आ रही है। मॉडल पेपर वाला पेज शो हो रहा है? यस, शो जी हो सर। रहा है। चले आज हम जो है ना स्टार्ट 3 टॉपिक्स देखेंगे। एक तो ये पेपर, इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हम एफटीएफ और एनएसबी को भी आज इंशाल्लाह ताला जो है ना इस पेपर के बाद लाजमी देखेंगे, क्योंकि वहाँ से 2 सवाल पहले भी आए हैं, मज़ीद भी आएंगे। इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स रह जाएंगे एससीडी ऐप्स पे। आज मैंने अगेन बहुत कोशिश की, आपको पता है रैशनलाइजेशन की जो ख़बर चल रही थी, तो वो सिस्टम इतना ओवरलोडेड है कि कोई भी ऐप एससीडी की ओपन नहीं हो रही थी, ख़ासतौर पर सिस और एचआरएमआईएस ओपन नहीं हो रहे थे। तो मैं ये चाह रहा था कि उस पर आपको लाइव सेशन दिया जाए, सिस को लाइव चला के टैब के ज़रिए, स्कूल टैब के ज़रिए एचआरएमआईएस की वेबसाइट को एक्सेस करके, ताकि बहुत सारी चीज़ें आप में से अक्सर लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो कुछ नए साज़ कराम ने हमें ज्वाइन किया है या जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन या टीचिंग कैडर इसमें हेड्स के कैडर में शामिल नहीं थे प्राइमरी, एलिमेंट्री या हाई स्कूल लेवल पे, तो उनको थोड़ी सी नो हाउ हो जाए कि एसआईएस और एचआरएमआईएस या एसईडीएचआर और इसी तरह जो ई लर्न पंजाब है या एंटी डेंगी ऐप है या प्लांट फॉर पाकिस्तान ऐप है, इसी तरह कायद पंजाब की जो ट्रेनिंग ऐप है, जूम, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मीट्स, ये जो ऐप्स हैं ये किस तरह काम करते हैं। तो इस पर एक लेक्चर आपका रहता है। अगर कल जो है वो ऐप्स चल गई इंशाल्लाह ताला तो कल ही लेक्चर इस पे होगा, अदरवाइज़ परसों। एक लेक्चर और हमारा होगा, 2 लेक्चर उसके अलावा और होंगे। टोटल 3 लेक्चर आज के लेक्चर के अलावा आपके पेंडिंग हैं। मुझे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप टेस्ट लें, तो मैं वो देख रहा था क्वेश्चन बार बार कि ये चीज़ें हमने एड्रेस की हैं, ये नहीं की हैं अभी तक। तो साफ ज़ाहिर है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई एरिया ऐसा ना रहे जो हमने डिस्कस ना किया हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर इस पेपर को देखें तो इसमें 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद आप में से हर बंदा इजीली कर लेगा, लेकिन बात होगी उन 10 क्वेश्चंस की। एक्सक्यूज मी सर। जी, उन 10 क्वेश्चंस की बात होगी सर, जहाँ पे मेरिट आज बनेगा। मैं एक वैसे कोई पेपर देख रही थी, उसके अंदर जैसे लिखा हुआ था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। सर ये क्या चीज है ग्रुप ए बी सी डी ई? कौन से पेपर की बात है? सर वैसे कोई एमसीक्यूज वाली एक बुक थी, उसके अंदर मैं मुझे देख क्या रही पता थी। ग्रुप ए बी सी डी का आप कोई किस कॉन्टेक्स्ट में बात सर कर रहे हैं। मैं उसका ना स्क्रीनशॉट हाँ, भेजूंगी। स्क्रीनशॉट वही तो देना आप। बात है कि सर मुझे समझ नहीं आई थी आपको कि समझ ये नहीं आई मतलब तो फलां चीज अच्छा देखिए ना, अब आप ग्रुप मुझे ए कह में रही हैं है, कि फलां ग्रुप चीज ग्रुप ए, बी में, इस ग्रुप तरह बी, से। ग्रुप सी, मुझे ऐसे क्या पता आप क्या कहना चाह रही हैं। आप कोई उस पर सर मैंने कहा शायद हो सकता है, मे बी आपको मतलब इन ग्रुप्स का पता हो। 5 नहीं, कोई ग्रुप्स थे तो चलें वो आप भेजेंगी, इसलिए वो ना। टीए डीए के शायद होंगे रूल्स। जी अच्छा जी। चलें बात करते हैं हम जी, अस्सलाम वालेकुम डिस्कशन सर। एंड पे। वालेकुम अस्सलाम जी सर, डिस्कशन एंड पे सर करेंगे। जी, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट सर, जी पूछना था कि जी, ये जो टेस्ट होगा सबका सेम होगा या हर सेम होगा, कैंडिडेट वाइज डिफरेंट होगा? सेम होगा। थैंक यू। एमसीक्यूज़ बेस्ड मॉडल पेपर है, टीचर टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स इसके जो है वो 50 होंगे। टाइम अलाउड आपको 1 घंटा होगा। आपके इस पेपर के 3 पोर्शन है, आईटी स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ नंबर 2, और तीसरे नंबर पे है पेडागोजिकल स्किल्स। अब इसमें पासिंग मार्क्स भी तो सुन लेना बताए जी, हैं। सुन लेना, पूरी बात सुन ले। पासिंग मार्क्स नहीं है इसमें, सुन लें। 50% आपके पासिंग मार्क्स हैं, यानी अब मेरिट बनेगा साफ ज़रा सीट पे आपने कोशिश करनी है 40 तक लेके जाना है अपने आप को। वैसे 25 वाला पास है इसमें, ठीक है। मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ तरतीब के साथ। तो अब इसमें ये बाज़ औक़ात ये होते हैं कि कुछ पेपर्स में ये हिस्सा अगर उसके इतने % मार्क्स आते हैं तो वो क्वालिफाई करेगा। डिपार्टमेंट इस वक्त आपको फुल सपोर्ट करेगा। जो लोग टेस्ट में अपीयर होंगे कि ये लोग जो अपीयर हुए हैं इनको किसी तरह हेड लगाया जाए, ये मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि TNA में आपको पता है जिन लोगों ने वो किया था वो आजकल मिनिस्टर साहब की गाड़ियों में सैर सपाटे कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि डिपार्टमेंट इस वक्त चाहता है कि कुछ लोग जो है वो टेस्ट दे के आएँ, स्कूलों से निकलें या जो भी सीन है। हम बात करने चाह रहे हैं यहाँ पे अस्सलाम टेस्ट के वालेकुम पैटर्न पे। सर थोड़ी सी मेरी गुजारिश है कि मेरी अर्ज़ सर, सुन सॉरी लेंगे। फॉर इंटरप्शन। जी, जस्ट एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन सर ये बता दें कि क्या आपने भी अप्लाई किया है इस मैंने टेस्ट के नहीं लिए? किया सर, मैंने नहीं किया। मैंने पहले बताया है सर कि मैंने वैसे नहीं आपको करना चाहिए था। नहीं, मैंने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं हेड बनना नहीं चाह रहा।
चलें आगे चलते हैं। हम बात में कर रहा था आईटी स्किल्स की, 10 नंबर है इसमें। अब इसमें फर्दर डिवीजन की गई है, 2 नंबर आपके ऐप से होंगे सवाल, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट ब्राउजिंग, इंटरनेट ईमेल जीमेल कम्युनिकेशन जो है उससे जो आपके क्वेश्चन होंगे वेब ब्राउजिंग से होंगे, या वेब जो एथिक्स हैं, नेटिकेट्स हैं, नेटिकेट्स कहते हैं इंटरनेट यूज़ करने के जो एथिक्स हैं उनको, नेटिकेट से आपके जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 2 से 3 क्वेश्चन फिर आपके होंगे किसके, ये जो वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपकी आईटी स्किल की डिवीज़न है। माइक किसी को ऑन ऑफ कर दें। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़, यहाँ से आपके 30 नंबर का पोर्शन आएगा। इसमें 20 मार्क्स का जो पोर्शन है वो सारी चीज़ें वही होंगी इंशाल्लाह ताला जो हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में डिस्कस की हुई होंगी इंशाल्लाह ताला। और 10 क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल हो सकते हैं। पैडागोजी जो हमने डिस्कस की हैं चीज़ें इंशाल्लाह ताला उन्हीं में से ही इंशाल्लाह ताला सवाल, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि हमारी मदद करेंगे, वहीं से क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम बात 10 नंबर की है जी पैडागोजी। सबसे पहले है जी आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स में जो है ना वो आईटी स्किल्स जो है इसमें सबसे पहले 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से हैं। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं 1 बाई 1। आप इसमें मेरी सलाह भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो जवाब मुझे सही लगे, सर्च भी मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को बार बार किया और मुख्तलिफ़ जगहों से किया, तो जो मुझे सही लगे वही मैंने यहाँ पे उनको दुरुस्त किया हुआ है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। मैं चाचा रमज़ान मैं घंटे तक फारिग थी सा, हाँ तुसा काम करना तो कारगी न वध मिल। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मेन फंक्शन क्या होते हैं। गिवन ऑप्शंस में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बेस्ट है। क्यों? कंप्यूटर में हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर जो हमारा 19 है आई थिंक, उसमें कि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट हमें देता है, ठीक है। हमें रा स्कोर हमारे से लेगा, उसकी एडिशन करेगा, उसकी एवरेज निकालेगा और आउटपुट हमें एक वैल्यू की शक्ल में दे देगा। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से डिवाइसेस इनपुट हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। और कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर किस हिस्से में प्रोसेसिंग जाके करता है, ठीक है, कौन से हिस्से में प्रोसेसिंग होती है जी। सीपीयू में। यस, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। यस, इसी तरह आप इनपुट डिवाइसेस में देखें, आप इनपुट में हमारे पास जो है ना वो कीबोर्ड आता है, हमारे पास जो है वो माइक आता है, माइक्रोफोन आता है, माउस आता है, ये इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट हमारा स्कैनर, यस स्कैनर भी इसके अंदर आता है। इसी तरह आउटपुट आप देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यस जॉयस्टिक। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूज्ड विद इन अ बिल्डिंग। अब देखें एक कैंपस या बिल्डिंग के अंदर हमने बात की थी 4 तरह के कंप्यूटर नेटवर्क की। एक है बिल्डिंग पर्सनल, किसी शख्स ने कमरे के अंदर सिस्टम लगाया हुआ अपने पर्पज़ के लिए, वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। अब एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर जो कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं उनको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? लैन कहा जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। यस। अब उसके बाद एक शहर के अंदर, यस एक सिटी टाउन के अंदर जो है वो क्या कहलाते हैं? मैन कहलाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो इंटरनेट और जो पूरी दुनिया ग्लोबल जो कनेक्शन है वो वैन कहलाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। यस। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ द इंटरनेट। अब इंटरनेट का मेन पर्पज़ क्या है? आज की बात अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा फोकस ये था कि मुझे कोई मैनुअल मिल जाए एनएसबी का पीडीएफ में, अदरवाइज़ मुझे ख़ुद उसको बनाना पड़ना था, वो मुझे मिला, ठीक है। तो कनेक्ट एंड शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फिर मैंने उसको सर्च किया। अब दूसरा, इस वक्त जो मैं इंटरनेट को यूज़ कर रहा हूँ मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा था आप लोगों के साथ, ठीक है। मेरी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में कोई इशू था, वो सही तरह से काम नहीं कर रही थी। तो मुझे इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, ना ही इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था वो पॉसिबल हो रही थी। तो टू कनेक्ट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, ये बेसिक पर्पज़ है। स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर सिस है, तो आप सिस के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं,
ठीक है, HRMS के ऊपर लीव अप्लाई करते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स हायर ऑफिस से मिलता है किसी भी डॉक्यूमेंट के हवाले से, वो आप रिसीव करते हैं। टू कनेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। वैसे जो इसके गिवन ऑप्शन इन्होंने दिया, अल्लाह करे आपको ऐसे ही ऑप्शन अगर वो देते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप लोग, और अगर इससे थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने ऑप्शन दिए तो फिर बंदा कंफ्यूज हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हम डिस्कस अभी करेंगे पैडागोजी के अंदर जो बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। अब ये 3 तरह के माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जी वालेकुम सलाम सर, स्लाइड शो नहीं हो रही थी, हो गई अब। सर मैंने आपको ना ग्रुप में इसलिए पहले भेजता हूँ ताकि आप लोग भी डिस्टर्ब ना हो और मैं भी ना हूँ, तो ग्रुप में मैंने भेजी हुई हैं, अगर नहीं हो रही फ़र्ज़ करें तो वहाँ से देख लें। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटर ब्राउज़र्स को नोटिफिकेशन टाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन, ब्राउज़र, लेटर, नोटिफिकेशन, ठीक है, ये हम टाइप करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कब यूज़ करते हैं? कैलकुलेशन के लिए, रा डाटा, रा फैक्ट्स को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, डाटा को, फिगर्स को, वैल्यूज़ को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर एवरेज निकालनी है, पोजीशन निकालनी है स्टूडेंट्स की, ड्रॉप आउट रेट निकालना है, ठीक है, इनरोलमेंट रेट निकालना है, किसी चीज़ का रेट निकालने के लिए, रेशो निकालने के लिए, सिंपली हम कह सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है एक्सेल शीट। और जो पावर पॉइंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है ये प्रेजेंटेशन के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद है जी व्हाट शुड यू डू टू स्टे सेफ़ ऑनलाइन। हमने पढ़ा था सेफ़ इंटरनेट ब्राउजिंग में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को याद होगा कि आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तीन चीज़ों का कम्बिनेशन से बनता है, वर्ड, लेटर एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर। वर्ड से मुराद ये इनमें से अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट आपके 2 4 5। नंबर से मुराद 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर रेंडमली, आप 1 से 9 तक कोई नंबर आप लेते हैं, 0 से 9 रिपीटेडली। और स्पेशल कैरेक्टर से मुराद कोई स्टार लगा देते हैं, @ लगा देते हैं, कोई एरो लगा देते हैं, स्लैश लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं, ये सारे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। आप जब भी किसी भी ऐप पे, वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वो आपको नंबर वाला सिर्फ वर्ड वाला पासवर्ड वो कहता है, रिकमेंड नहीं करता, वो कहते हैं ये वीक पासवर्ड है। तीनों चीज़ों को कम्बिनेशन बनाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो सेफ़ ऑनलाइन रहने के लिए पासवर्ड शेयर करना, तमाम तरह के लिंक्स के ऊपर क्लिक करना, जैसे हम करते हैं। आ गया जी 25 GB इंटरनेट मिल रहा है और हम पढ़े लिखे उसको आगे शेयर कर रहे होते हैं कि जी ईद पे जोंग जो है आपको 500 GB इंटरनेट दे रहा है। ईद पे तो वो कमाइयाँ करते हैं भाई, ईद पे कहाँ आपको वो फ्री में ये सारी चीज़ें, और हम पढ़े लिखे जो है ना वो उसको शेयर कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग फिर अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लीक कर बैठते हैं। तो इसलिए एहतियात किया करें, ओपन ऑल टाइप्स ऑफ लिंक्स ये नहीं करना। पोस्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था। मुझे शौक़ था बड़ा कि मैं जहाँ जाता था, जहाँ कोई खा रहा हूँ, कोई पहन रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। आजकल आपको पता है कि आपकी सारी वो इन्फॉर्मेशन जो है ना लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। फिर ख़ास तौर पर AI का दौर है, तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाँ आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, अपनी फैमिली तक लिमिटेड रखें, ठीक है, आपकी फ़ैमिली की कोई बात। लेकिन अगर फैमिली से बाहर आप जाते हैं जहाँ पे आपके हज़ारों फॉलोअर्स हैं, तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन किसी बड़े हादसे का बायस बन सकती है, ये मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर इवन आप किसी से कोई बात कर रहे हैं ना, तो आपकी कोई वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है, उसी को मिसयूज़ किया जा सकता है। बहरहाल हम उस बहस में नहीं जा रहे, टाइम कम है। विच वन इज़ अ करेक्ट वे टू राइट एंड, एक सवाल ईमेल से पक्का आएगा, एक सवाल सेफ़ इंटरनेट ब्राउजिंग से पक्का आएगा। जो हमने की पॉइंट्स पढ़े हैं उनको आपने पढ़ लेने। तो ईमेल में अटैचमेंट का, स्पैम का, स्नूजिंग का या स्टार ईमेल का, ये फ़िशिंग का, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ से पॉसिबल है कि सवाल आ जाए। तो यूज़र @email या gmail.com, ठीक है, ये इसका करेक्ट है फॉर्मेट ईमेल एड्रेस का, बाकी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्पेक्टिंग द कॉप। अच्छा, इसमें है प्लेजराइजिंग द कंटेंट। अब एक प्लेजराइज किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं साफ ज़रा ये सारे रूल्स रेगुलेशन है, किसी की कोई पर्सनल ओपिनियन या कोई बुक तो इस पर लिखी हुई है नहीं। तो
अब कुछ ऐसा है तो किसी लोगों की रिसर्च होती है, लोगों के अपना डाटा, पर्सनल डाटा होता है। अब जैसे यूट्यूब पे लोग वीडियोस डालते हैं, इसी तरह कोई बुक लिखता है, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखता है, तो वो उसकी अपनी मलकियत होता है, तो उसकी इजाज़त के बगैर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कोई किसी शख्स की इजाज़त के बगैर, उसको मेंशन किए बगैर, उसका रेफरेंस दिए बगैर वो उसको अपना डाटा शो करके यूज़ कर रहा हो, इसको कहते हैं प्लेजराइज कंटेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चैट जीपीटी से ऐसे लूँ या किसी और बंदे का लिखा हुआ ऐसे नेम चेंज कर दूं और कहूँ कि नहीं मुल्ला फ़रूक बहुत अच्छा राइटर है, तो ये मेरा कंटेंट प्लेजराइज हो जाएगा। हैकिंग, किसी के डाटा को हैक करना, व्हाट्सएप को, फेसबुक को, ईमेल को हैक कर लेना, ये भी नेगेटिव प्रैक्टिस है। रेस्पेक्टिंग द कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स यही है कि किसी दूसरे का डाटा आप यूज़ नहीं कर सकते, वो उसका राइट है, ठीक है। हाँ, आप उसकी परमिशन से जिस हद तक उसने दी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पैमिंग अदर्स, दूसरे लोगों को वो क्या करना, स्पैम करना, मतलब यही है कि जो डिस्टर्ब करना उनको किसी तरह से, को हाँ धोखा देना, को गलत लिंक भेज के, इस तरह करके। तो इसमें रेस्पेक्टिंग द कॉपीराइट। व्हाट डज www, अब ये तो यहाँ पे आ गया वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब इस बार मुझे लगता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये पूछा जा सकता है। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एब्रीवेशन ये आ सकते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड भी GB स्टैंड फॉर गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, KB किलोबाइट, बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, ठीक है। विच प्लेटफॉर्म इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑनलाइन, हाँ रैम रोम का भी आ सकता है, हाँ यस, रैम स्टैंड्स फॉर रोम, रैम का आ सकता है, कैशे मेमोरी का आ सकता है, बफर मेमोरी का आ सकता है, यस। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो आप लोगों ने, यस आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो ये मकसद ये नहीं है कि कुछ लोग ये अब ना समझें कि जो बातें हम कह रहे हैं सिर्फ यही होगा। ये मतलब एक एज अ टीचर अपने 5 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे मैं गेस कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने ये जो पेपर दिया है ना, ये समझ लें कि 80% चीज़ें इन्हीं एरियाज़ में से पूछी जानी है। उनका ये मॉडल पेपर देने का मकसद भी यही है कि भाई ये एरियाज़ आप तैयार करें, ठीक है। तो मेरी भी कोशिश वही थी। अब जैसे ये इस पे हमारा काम रहता है, जूम की या ये जो डेंगी ऐप वगैरह, इन पे हमारा एक लेक्चर रहता है अभी इंशाल्लाह ताला। होपफुली अगर कल तक हमारे साज़ कराम ने SEDHR को सर्च करना छोड़ा तो फिर इंशाल्लाह ताला कल ही हम इसको कर देंगे, अदरवाइज़ परसों। फिर विच प्लेटफॉर्म इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ऑनलाइन मीटिंग। अब ना हमारे यहाँ जो स्टार्ट हमने लिया था, पता है कौन सी ऐप से लिया था? जूम से लिया था स्टार्ट। ये स्टार्ट कब लिया गया था? जब कोविड आया था। इस वक्त जो मोस्ट प्रिवेलिंग एप्लीकेशन है वो जूम ही है। दरमियान में 2 साल तकरीबन जो है ना, वो हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप यूज़ की। आप लोगों को पता होगा कि हमारे PST से लेकर SSS तक हर टीचर को कायद पंजाब ने एक यूज़र और पासवर्ड दिया था, जो अब फिर वो डिसेबल कर दिया गया है, कुछ 6 माह हो गए। बहरहाल 3-4 साल वो मेरी अभी जो ऐप चल रही है ना, इस पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा नईमुल्लाह फ़ारूकी MT ECCE, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझे ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल मिले थे, ऑफिशियल पेड वर्जन इसका मुझे मिला था जब मैं सिंगल नेशनल करिकुलम का 2021 में मैंने इसकी ट्रेनिंग करवाई थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाई थी, मैं ट्रेनर था। तो उस वक़्त ये मुझे सबको मिले थे, तो तब से मुझे यूज़ करना इसका आया था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप, जूम ऐप और गूगल मीट बहुत रेयरली यूज़ होती है हमारे यहाँ। सबसे ज़्यादा जूम एप्लीकेशन हो रही है और फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ये दोबारा भी सवाल यहाँ से आ सकता है। अब जो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप से रिलेटेड सवाल ये आ सकता है कि इसका यूज़र नेम कौन सा, किसने प्रोवाइड किया था? तो उस वक़्त कायद पंजाब ने सबको दिया था। तो ये थोड़ा सा इस पे हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन मज़ीद हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग द डेंगी ऐप। डेंगी ऐप के लिए आपका इंटरनेट और GPS लोकेशन, क्योंकि वो लोकेशन को साथ कैप्चर करता है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अब ये जो डिस्ट्रैक्टर है ना, आवाज़ नहीं आ रही सर। आवाज़ बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा ये देखें, अब ये देखें फ्लैश लाइट, व्हाट्सएप, फेसबुक लॉगिन, अब ये वो सारी चीज़ें हैं टोटली इररेलेवेंट है, ठीक है। आप तो माशाल्लाह सारे साज़ कराम हैं तो समझते हैं ये बातें, तो ये इररेलेवेंट है,
ठीक है, तो आप इजीली इसको पिक कर लेंगे। बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला इनको अभी हमने देखना है। उसके बाद है जी एडमिनिस्ट्रेशन 30 मार्क्स का। व्हाट इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेड। हमने अपनी तरफ से मैंने कोशिश की आपको एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, सुपरविज़न वो सारी चीज़ें कराई हैं। तो कुछ मैंने लेक्चर स्किप कराए थे, अभी टाइम जिनके पास है वो लाजमी उनको भी एक दफ़ा वीडियो लेक्चर लाजमी देख लेंगे। नोट्स को, MCQs को रटा नहीं लगाना तो ना लगाएं बेशक, एक दफ़ा लेक्चर को लाजमी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, लीडर का, सुपरवाइज़र का क्या रोल होता है। तो व्हाट इज़ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या होती है? स्टूडेंट का रिकॉर्ड, नो। सुपरवाइज स्टाफ, नो। लीड द एकेडमिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, यस। साइन रिपोर्टिंग कार्ड। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका स्कोप, ये भी उसकी ज़िम्मेदारी है, सुपरवाइज़ करना, रिपोर्ट कार्ड को साइन करना, स्कूल स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेन एडमिनिस्ट्रेटिव की हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो बच्चा होता है, और बच्चे के एकेडमिक्स होती हैं, उसकी लर्निंग होती है। तो जहाँ पे भी बात इस चीज़ की आएगी ना, तो सबसे पहले आपने एकेडमिक्स पे फोकस करना है, और उस एकेडमिक्स के लिए हर एक चीज़ को ऑपरेशनल करना है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये ब्रॉड इन नेचर है, जो गिवन ऑप्शन है उन सब में से। तो यहाँ पे लीड, एकेडमिक एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। अच्छा, अब मैं कहूँ कि ये जो वर्ड लीड है, ठीक है, तो ये किस की तरफ इशारा कर रहा है? मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइज़र, मॉनिटर, मेंटोर? जी, मेंटोर। लीडर, एज अ लीडर। यस, ये लीडर की तरफ कर रहा है। यस, लीडर की तरफ कर रहा है। विच आइटम कैन बी परचेज थ्रू FTA, फ़रोग़ तालीम फ़ंड 2004 से ऑनवर्ड जो है वो प्रॉपर हमारे स्कूलों से लिया जा रहा है, बच्चों से 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ, तो इंक्लूडिंग समर वेकेशंस। तो ये आज हम देखेंगे इसको। पर्सनल फ्यूल टीचर के लिए नहीं। स्टाफ के गिफ्ट्स, नो। बच्चों के गिफ्ट अगर यहाँ पे होता, एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए स्टूडेंट गिफ्ट्स या अवार्ड्स लिए जा रहे हैं तो फिर ऑप्शन ठीक हो सकता था। स्टाफ का लंच, नो। तो क्या चीज़ ली जा सकती है? FTF एक ऐसा फ़ंड है, हमारे स्कूल के फ़ंड दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक फ़ंड, एक होता है प्राइवेट फ़ंड। पब्लिक फ़ंड वो होता है जो गवर्नमेंट हमें देती है, उसका रिकॉर्ड भी हम उसी तरह गवर्नमेंट उसमें रखते हैं। और एक होता है प्राइवेट फ़ंड। प्राइवेट फ़ंड वो है जो गवर्नमेंट नहीं देती, हम स्टूडेंट से, एलुमनाई से, कम्युनिटी से, अपनी जेब से, डोनर से, फिलंथ्रोपिस्ट से, पॉलिटिशियन से, वो जो हम लेते हैं उसको प्राइवेट फ़ंड कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक तरह का प्राइवेट फ़ंड है, ये बच्चों से लिया जाता है, बच्चों पे ही खर्च किया जाता है, यानी बच्चों की वेलफेयर के लिए। फ़ंड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, एक ऐसा फ़ंड जो कि रिसीव किया जाता है बच्चों से, और फिर खर्च किन पे किया जाता है? बच्चों के किसी पर्पज़ के लिए। आज हम देखेंगे इसकी कैटेगरीज। एवरी नॉन सैलरी बजट चेक विल बेयर अ सिग्नेचर ऑफ। इस पे कितने सिग्नेचर करते हैं जी? आप में से हेड होंगे। सर 2 लोग, चेयरपर्सन और एक चेयरपर्सन। दो हेड एंड को सिग्नेटरी, 2 लोगों के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। यस। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इसकी बैक पे कितने सिग्नेचर करने होते हैं, हेड को और को सिग्नेटरी को, जी, तो क्या जवाब देंगे? तो सर सिर्फ हेड, 2 सिग्नेचरी के होते हैं और 2 हेड के। तो वैसे ही चेक हम देते हैं, अमाउंट करवाते। अच्छा, तो अगर ड्रा नहीं कराना तो फिर तो फ्रंट पे ही होता है। लेकिन अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं, यानी अगर हमें ड्रा पैसे करवाने हैं तो 2 जगह पे वो फिर बैक साइड पे भी होंगे। चलें जी, किस किस के होंगे? अकेले नहीं सर, बैक साइड पे सिर्फ हेड के होते हैं। सर सिर्फ हेड और स्टैम्प होती है बकायदा नेम वाली। हेड और सिग्नेचर के होंगे, और फ्रंट पे एक दफा होगा। होती है जबकि बैक पे हेड के होते हैं। यस, बैक पे हेड पे होते हैं। हेड के ही होते हैं, ओके जी, हेड के होते हैं। के होते हैं, दोनों के होते हैं। अच्छा, चलें, वाइज इसमें हेड के मैंडेटरी सर हैं। बैक साइड पे ना 2 सिग्नेचर हेड के होते हैं और हेड के साथ को सिग्नेचरी के भी होते हैं, बैक साइड पर भी होते हैं। वाई इज ठीक है, ओके 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 जी। वाई इज इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग। पे डाउट वाली फाइल में होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये ना वालेकुम सर अस्सलाम। मुख्तलिफ बैंक में जो है ना रिक्वायरमेंट हमें नहीं पता। सर सर वैसे आजकल जो स्टैंप लगती है ना, उसके ऊपर उन्होंने 2 चीजें बनवाई हुई हैं।
एक साइड पे हेड लिखवाया हुआ है और एक साइड पे को सिग्नेचरी का लिखवाया हुआ है। हाँ जी, दोनों के वो होते हैं। फ्रंट पे भी लगती है और बैक पे भी लगती है। यस। हाँ जी। अच्छा, और दोनों के ही साइन दोनों जगहों पे होते हैं। ओके ओके, दोनों के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा, बात इंक्लूसिव की, इंक्लूजन की। आप ना असाज़ा कराम में तो जनरलाइज करनी है पेपर में बैठ के बातें, वो कुछ चीज़ें आपने मिसाल के तौर पर इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे इससे मुराद ये है पीएचडी से लेकर एसएस तक, अगर आप हाई स्कूल के हैं, ठीक है, सबको शामिल करना है डिसीजन मेकिंग में। तो इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग यहाँ इससे ये मुराद है। टू डिलेड द डिसीजन को लेट करना जानबूझ के। टू इंक्रीज़ द वर्कलोड, किसी जो तंग करता है आपको, जो आपको पे तनकीद करता है। अब देखें, तनकीद जो है ना, तनकीद जो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, मेरे समेत हम सब से, वो बेसिकली हमारी इस्लाह के लिए होती है अगर हम समझें तो। लेकिन हम उसको दुश्मन समझते हैं जो तनकीद करते हैं, और जो खुशामद करता है वो दोस्त होता है। तो वर्कलोड हम उस पर बढ़ा दें जो हमारे ऊपर तनकीद करता है। नो। टू सेटिस्फाई द अथॉरिटीज़, अफसरों की खुशामद करें, ये इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग है। नो। फिर क्या होगी? टू प्रमोट ऑनरशिप एंड कोलैबोरेशन, हर बंदे को ऑनरशिप दें, हर बंदे को शामिल करें, कोलैबोरेशन, मिल के काम करना, ठीक है। तो ये इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होगी स्कूल के अंदर। The PIDA Act, the PIDA 2006 can apply to retired employees provided that the proceedings are initiated against them within the 1 year of the retirement। एक साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट के, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को कि एक साल के अंदर अंदर तक जो है ना वो उस पर इनिशिएशन हो सकती है, उसके बाद उस पर जो पेंशन रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। मैक्सिमम पीरियड फॉर ऑफ, ये माइक किसी को ऑन ऑफ कर दे। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट दैट मे बी ग्रांटेड एट वन टाइम इन द इंटायर सर्विस। अब ये जो है ना लीव ऑन फुल पे, बहुत सारे लोग इसको समझ रहे हैं कि शायद ये मेडिकल लीव है। भाई ये मेडिकल लीव नहीं है, ठीक है। अब देखें फुल पे के साथ है, बहुत से लोग इसको 730 कह रहे थे, नहीं भाई 730 में फुल पे लीव नहीं मिलती। अगर आप उसको देखें तो फर्स्ट 6 मंथ आपको फुल पे है, नेक्स्ट जो है वो 1.5 साल आपको हाफ पे मिलेगी। तो ये थोड़ा सा फुल पे की हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी। एक तो है जी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, एक है विद मेडिकल सर्टिफिकेट। विदाउट मेडिकल आप 120 ले सकते हैं, विद मेडिकल सर्टिफिकेट 180 ले सकते हैं। अब ये 180 आप 2, 3, 4 मरतबा अपनी सर्विस में लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर आपके लीव अकाउंट में कुछ छुट्टियां पड़ी हैं। लेकिन एक साथ आप मैक्सिमम कितनी लीव्स जो है ना विद फुल पे ले सकते हैं, वो ले सकते हैं 365 दिन के लिए इंटायर सर्विस में। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हेलो जी जी पूछें सर। इसमें ये क्या ये लीव है सर, अगर आपके अकाउंट में लीव पड़ी है तभी ले सकते हैं या? यस सर, यस। ये आप जब मैंने आपको लीव रूल्स पढ़ाए थे तो पहला पॉइंट ही लीव ऑन फुल पे था, उसमें ये बातें मेंशन है। कुछ लीव्स ऐसी हैं जिनका लीव अकाउंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पढ़ी हैं तब भी, जैसे मैटरनिटी लीव है, ठीक है, वो आपके लीव अकाउंट से नहीं काटी जाती। इद्दत लीव है, नहीं काटी जाती, ठीक है। तो इस तरह कुछ लीव्स ऐसी, हाँ। अब ये जो ईओएल भी है सर, वो भी नहीं काटी जाती। नहीं, ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तो फिर आपकी लीव, वो तो मकसद ये है कि आपकी ड्यूटी भी कट जाती है ना, वो तो पे ही नहीं है ना। हाँ जी, यस, वो बेसिकली वो छुट्टी नहीं है, बेसिकली वो छुट्टी नहीं है, वो सर्विस ब्रेक है। ये थोड़ा सा अगर उसको क्रिटिकली आप समझें तो वो सर्विस ब्रेक है, उस दौरान आपको कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा चलें हम पॉइंट पे आते हैं। बाकी लीव रूल्स आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया, किसी को समझ ना हो तो वो लेक्चर सुन ले। तो 365 दिन यहाँ पे बनती हैं। ये है उस सूरत में कि पूरी सर्विस में एक मरतबा इकट्ठी वो मैक्सिमम कितनी ले सकता है, 365 दिन की। उस सूरत में अगर उसके अकाउंट में पड़ी हैं तो। इसी तरह 180 की भी हैं, 120 तक भी उसको अलाउ है। ये 120 वो ले सकता है बगैर मेडिकल के, 180 ले सकता है विद मेडिकल, ठीक है। लेकिन ये एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ले सकते, 365 एक दफ़ा ले सकता है। वाई शुड हेड इन्वॉल्व द कम्युनिटी, ये टॉपिक हमारा अभी पेंडिंग है। एजुकेशन प्लानिंग पॉलिसी ये और कम्युनिटी इंगेजमेंट, इस पे भी हमारा इंशाल्लाह 40 मिनट्स का लेक्चर हम रखेंगे क्योंकि इसमें से भी सवाल आए हैं। तो टोटल आपके इंशाल्लाह ताला 3 मज़ीद लेक्चर बचे हुए हैं। एक जो है वो हम पेपरा रूल्स, ऑडिटिंग, बजटिंग पे पढ़ेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एक एप्लीकेशन बहुत इजी है, एक जो है ना ये जो पॉलिसी प्लान वगैरह इनको हम देखेंगे। 3 लेक्चर आपके आज के लेक्चर के अलावा हैं। वाई शुड हेड इन्वॉल्व द कम्युनिटी, अब क्यों हम इन्वॉल्व करते हैं? डोनेशन लेने के लिए, ताकि हम अपना काम कम करें, उनके साथ गपशप लगाएं, टू रिड्यूस द वर्क, टू मीट द लीगल फॉर्मेलिटी, ताकि उनको पता हो कि जी हम अच्छा काम कर रहे हैं, या हमें कहा गया कि स्कूल कौंसल को या इलाके वालों को बुलाएं। नो, इसलिए कि टू प्रमोट द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारे लोग, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, हमारे एक हेड आए, उन्होंने वो हमारे घर आए, मुझे कहा कि आपने स्कूल की बाउंड्री वाल को पेंट करवा के दे दें। ठीक है, इसी तरह उन्होंने हर बंदे को जिसको उसने देखा ना कि ये थोड़ा सा साहिब हैसियत है, साहिब सरवत है, कुछ ना कुछ देगा, बड़ा सवाल करूं, चलें आधा नहीं तो उसका चौथाई तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली सिर्फ फंडिंग नहीं होती, इसी तरह बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे उहदों पे लोग हैं हमारे स्कूल के एलुमनाई जो स्कूल को वैसे सपोर्ट करते हैं हर हवाले से। मिसाल के तौर पर जो आला रैंक्स पे बैठे हैं, तो जब कोई रूम्स मिल रहे हैं तो वो फिर अपने स्कूल को फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो उनके लिए इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल्स ने कुछ चैलेंजेस क्रिएट किए हुए हैं स्कूल के लिए, हमारे सरकारी स्कूल के लिए। तो उस वक्त टीचर्स के कॉन्फ्लिक्ट हैं, टीचर्स और पेरेंट्स के मामला डिस्टर्ब हैं। तो इन सारे मामलात के लिए के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? स्कूल की बेहतरी के लिए कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं टू प्रमोट द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फोकस होता है। अगला, व्हाट इज़ एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग टीचर कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको ये 3 बताए थे कि हम जो है ना टीचर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को के लिए हम कंसिलिएशन, मीडिएशन और लिटिगेशन, ये 3 स्टेप्स नॉर्मली लेते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है ये कंसिलिएशन वाला पॉइंट है। माइक किसी का ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर दें। कंसिलिएशन कहते हैं कि मामले को रफ़ा दफ़ा करना, बात उधर ही ख़त्म कर लेना। अब ये किस सूरत में आप कर सकते हैं? जब आप न्यूट्रल होंगे, जब आप किसी एक की तरफदारी करेंगे, वो आपके मसलक का है, आपकी बरादरी का है, आपके कैडर का है, आपके मोहल्ले का है, आपके साथ गाड़ी में आता है, आपके साथ जाता है, आपका कोई पड़ोसी है, तो आप अगर उसकी तरफदारी थोड़ी सी करेंगे तो आप न्यूट्रल नहीं होंगे और फिर वो कंसिलिएशन से मामला हल नहीं होने वाला। तो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग टीचर कॉन्फ्लिक्ट कौन सी होगी? डिस्कशन से अवॉइड करें, चुप कर जाओ भाई, वो चुप नहीं करवानी, उस मामले को ख़त्म कर। अक्सर हम कहते हैं बस छोड़ो जी, इसको इधर ही छोड़ दो जी, बस छोड़ो जी। अब वो फिर उनके दिल में बात रहेगी, बात को ख़त्म करें। इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान में फोर्स फील्ड एनालिसिस, यानी वजह तलाश करें, कौन सी वजह है, तो निप द इवल इन द बड। दूसरा स्टेप ये है कि उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दें, उस जड़ी बूटी को जो झगड़े की वजह बन रही है। तो इसको कहते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस। कर्ट लेवन ने ये थ्योरी दी थी, उसने कहा था कि थोड़ा सा उसके अंदर डीपली जाके देखें वजह क्या है, फिर उसको न्यूट्रल टॉक से ख़त्म करें। तो ये अवॉइड डिस्कशन, एस्केलेट टू सीओ को थोड़ा सा गरमा दें इस बारे में कि ये जो लड़ते हैं मेरे स्कूल में, दोनों को फायर कर दें, अल्लाह ना करे। तो कंडक्ट अ न्यूट्रल डायलॉग, आप न्यूट्रल होकर कंसिलिएशन करें। ट्रांसपेरेंसी इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर। अब ट्रांसपेरेंसी से क्या मुराद है? शफाफियत से मुराद ये है कि आपके पास जो भी फ़ंड हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो बेहतरीन तरीके से आप यूज़ करें। हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो स्कूल का फ़ंड मिलता है ना, सिर्फ वो ट्रांसपेरेंसी है। नो, आपने कोई वर्कलोड असाइन करना है, ठीक है, अच्छा, आपको कोई रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, उनको आपने कैसे यूज़ करना है। इससे फ़ंड नहीं मुराद, बाकी चीज़ें भी हैं, ठीक है। स्कूल के मुख्तलिफ जो वसाइल स्कूल के अंदर पड़े हैं, मिसाल के तौर पर एक हेड टीचर है ना, वो अपने बच्चों के लिए स्कूल से टेक्स्ट बुक लेके जा रहे हैं, ये चोरी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई टीचर कहता है कि जी मेरे बच्चों को टेक्स्ट बुक नहीं मिली है, स्कूल से दे दें, पढ़ता वो प्राइवेट स्कूल के अंदर, ये चोरी है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब स्कूल से एक पौधा स्कूल का उसकी इस हेड की इजाज़त से बग़ैर लेके जाना, घर जाके लगा देना, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो अमानत है, वो सरकार का पैसा है, वो अवाम का पैसा है, वो चाहे मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे आप हैं, कोई भी, अल्लाह ताला आप सबको रेगुलर हेड बनाए। तो इसके अंदर शफाफियत चाहिए होती है। तो डिले इन रिपोर्टिंग के अंदर डिले करें, ठीक है। कोई गैर हाजिर होता है, अब ट्रांसपेरेंसी से ये भी मुराद है कि कोई गैर हाजिर हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि चलें कोई नहीं, अपना बंदा है, ठीक है, 2 छुट्टियां उसने ली, तीसरी फरलू कर ली और अगले दिन आके हाज़िरी लगा दी, छुट्टी अप्लाई नहीं की, चले ME नहीं आया तो हाज़िरी लगा देंगे, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी जब एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट होगी इन तमाम मामलात के अंदर। ट्रस्ट का मतलब बाएतमाद है, अकाउंटेबल का मतलब वो तैयार है हर वक्त अपना एहतसाब कराने के लिए कि ये देखें जी ये चीज़ है, ये देखें ये रिकॉर्ड है हमारे पास। विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर मॉनिटरिंग टीचर क्वालिटी। अब देखें उस्ताद की क्वालिटी कौन मॉनिटर करता है? हेड करता है। कब करता है? ये हमने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, शाहिद साहब कौन है सर? आपका माइक मुसलसल ऑन है, मैंने गुजारिश की है कि इसको ऑफ रखें। अच्छा अब देखें विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर मॉनिटरिंग द टीचर क्वालिटी। टीचर क्वालिटी को मॉनिटर कौन करता है? पहले तो गुड प्रैक्टिस तो बाद में आएगी ना। अगर आपने करता है। हाँ अगर आपने क्लासरूम हाँ हेड से बात शुरू होगी। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के अंदर एयू आ जाता है हेड के साथ, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर अकेला हेड होता है। तो रिलाई ऑन रूमर्स के जी उस्ताद ये अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है जी, इस पे यकीन रखना। ट्रस्ट सीनियरिटी ओनली, कि जो सीनियर टीचर है वही अच्छे हैं, बस जूनियर नहीं पढ़ा सकते, उनका काम नहीं है। ये बच्चे हो के बड़ों का मुकाबला करेंगे, कल के ये बच्चे हैं। नहीं भाई, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट लोग होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, हमारे से उम्र में छोटे होते हैं। यूज़ पनिशमेंट, सज़ा देना, नो। कंडक्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अच्छा आपको हफ्ते में कितनी मरतबा क्लास में जाना है? महीने में कितनी मरतबा जाना है? जी आपने पढ़ा है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में? डेली बेसिस पे महीने में चार एक क्लास नहीं टाइम डेली तो जाना है सर, एक मंथ में 2 बार है। महीने में 2 दफ़ा हर टीचर के लिए जाना है। वैसे आपने डेली जो है ना किसी न किसी क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए जाना है। विच डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल हेड। अब देखें बजट रिपोर्ट ये नहीं है, पीड एक्ट ये डिसिप्लिन और जो हमारा है ना एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन ये बताता है डिसिप्लिन आपने कैसे मेंट, इसमें कोई रोल नहीं बताया जाता, ड्यूटीज़ नहीं बताई जाती। अच्छा ऑडिट मैनुअल, इसके अंदर ऑडिट का तरीका होता है कि ऑडिट कैसे किया जाएगा। बजट रिपोर्ट के अंदर बजट कैसे आपने प्रिपेयर किए वो आपकी रिपोर्ट है। पीड एक्ट आप लोगों ने पढ़ चुके। तो एजुकेशनल पॉलिसीज़ इसके अंदर ये बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए एजुकेशन कोड, ठीक है। यहाँ पे जो असल इसका बनता है वो पॉलिसी नहीं बनता बल्कि एजुकेशन कोड बनता है इसका दुरुस्त। जो बहरहाल जो गिवन ऑप्शन है उनमें सबसे बेस्ट एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं। इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ डिज़ायर्ड गोल। अब देखें थिंकिंग, मैंने आपको डेफिनेशन प्लानिंग की 5-7 वर्बल बताई थी, ठीक है। प्रिपेयरिंग अ प्लान ऑफ एक्शन इन एडवांस, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है। फोरकास्टिंग द फ्यूचर इन एडवांस, ठीक है। या फिर मैंने बताया था व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू, ये आप सोच रहे हैं एडवांस में, ये सारी प्लानिंग की डेफिनेशन है जो आप करना चाहते। तो ये प्लानिंग की डेफिनेशन है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव गोल्स। अब यहाँ पे है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किसको कहते हैं? किसी दूसरे के काम को, टू ऑब्जर्व द वर्क ऑफ अदर एंड फाइंड आउट द फॉल्ट्स, जहाँ पे जो उनके अंदर कमज़ोरियाँ हैं, जो आउट ऑफ द वे जाके वो काम करें, उनको आप फाइंड आउट करते हैं। ये मॉनिटरिंग का इसको कहा जाता है। आपके पास मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट MEAs आते हैं। MEAs का काम मॉनिटरिंग है। वो आके देखते हैं कि 20 असातिज़ा कितने हाजिर हैं, ये उन्होंने चेक किया, ठीक है। अच्छा वो उन्होंने आके देखना है कि आपकी टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है वो 120 है, कितने हाजिर हैं? 78, 79 या 100 जितने भी हैं, ठीक है। अच्छा वाशरूम जो है वो फंक्शनल हैं, स्कूल की बिजली चल रही है, पानी चल रहा है, पानी पीने के लिए कोई कूलर, वाटर कूलर मौजूद हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने आके चेक करना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्कूल, स्कूल के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मॉनिटरिंग है। उसके बाद है रिव्यूइंग। रिव्यू किसको कहते हैं? मैंने ये आपको पेपर दिया ना, तो आप इसको देखें कि इसमें कहीं पे कोई कमी कोताही तो नहीं है, उसको फिर बताएं कि यहाँ पे ये डेफिशिएंसी है। एवेलुएशन जजमेंट को कहते हैं, सही या गलत को कहते हैं। अब कैसे होगी ये? आपने एक टीचर को कहा कि लेसन प्लान लेकर आएँ, सारे टीचर्स, मैं आपका चेक करूँगा और जिसका सही हुआ तो उसको जो है ना वो रोल मॉडल बनाया जाएगा, बाकियों को जो है ना वो किया जाएगा। अब सारे टीचर बना के आप चेक करते हैं हर एक का, ठीक है। किसी का पास करते हैं, किसी का फेल करते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेते हैं। ये इवैल्यूएशन है, किसी के काम को जज करना, किसी के काम की क्वालिटी को चेक करना
ठीक है, किसी के काम की वर्थ को, वैल्यू को फाइंड आउट करना, ये एवेलुएशन कहलाती है। इफ़ अ टीचर इज़ हैबिचुअली लेट, अब एक उस्ताद लेट आता है, इसका मैंने आपको 5-7 सोल्यूशन बताए थे, तो उसको टर्मिनेट कर दें। नो, टर्मिनेशन का अख्तियार तो प्रिंसिपल साहब के पास भी नहीं है, चाहे उसके स्कूल के अंदर एक पीएचडी काम कर रहे हैं। हाँ, उसका जो क्लास 4 है उसको थ्रू पीडा जो है ये काम कर सकता है, अगर पीडा के बाद उस पर वो या उसने कुछ ऐसी कोई सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, देन टीचर को वो नहीं कर सकता। यहाँ पे टीचर की बात हो रही है। इग्नोर एंड होप फॉर द चेंज, उसको इग्नोर करें, कोई नहीं, अपना बंदा है, आज लेट है, 10 दिन लेट आ रहा है, पहले तो सही आता था, फिर अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नो इशू वर्बल वार्निंग ओनली, सर टाइम पे आया करें, मेहरबानी करें, कोई नहीं मानेगा आपकी ये बात। डॉक्यूमेंट द बिहेवियर, क्या मतलब है, मैंने बताया था, जिस टाइम आता है वही टाइम लिखें, जिस टाइम जाता है वही टाइम लिखें, ठीक है। आप उसको मिनिमम 3 जो है वो रिटन वार्निंग दें रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट द, और उसकी काउंसलिंग करें। उसको काउंसलिंग कैसे करनी है आपने, काउंसलिंग का भी एक तरीका, ये नहीं है कि वो लेट आते हैं। काउंसलिंग किसको कहते हैं, 2 चीज़ें पहले समझ लें, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब आप गाइडेंस उस वक्त करते हैं जब आपका जो आगे बंदा है ना जी, वो इस कैफियत में है कि वो बड़ा ज़हीन फ़तीन है, वो समझदार है, उसको आप थोड़ा सा क्लू देंगे वो खुद समझ जाएगा बात, ये होती है गाइडेंस। और एक काउंसलिंग कब होती है, काउंसलिंग उस वक्त होती है जब पानी सर से गुजर जाए, अगला बंदा समझने की कैफियत में नहीं है, उससे कासिर है, तो फिर आप उसको प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। गाइडेंस में आप उसको सलूशन नहीं देते, बल्कि आप उसको क्या करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनाते हैं, आप उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने मसले पे खुद गौर करे, खुद सोल्यूशन निकाले। काउंसलिंग है 1-to-1 मीटिंग है, अकेले आपने उसको बिठाना है अपने दफ्तर के अंदर, उसके साथ सारा मैटर डिस्कस करना है कि सर आपकी वजह से पूरे स्कूल का माहौल डिस्टर्ब है। अच्छा, जो की पॉइंट मैं बताना चाह रहा था पहले वो बताऊँ। अब आपने उसकी काउंसलिंग करनी है ना, आप उसको रिटर्न लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर बुक के थ्रू उसकी काउंसलिंग करेंगे कि आप इस वक्त से इस वक्त तक दफ्तर ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले, ज़रूरी काम के सिलसिले या इस इशू पे बात करने के सिलसिले में तशरीफ़ ले आएँ, ताकि आपके पास उसका रिकॉर्ड आ जाए, फिर उसके सिग्नेचर भी आप ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आके उसका रिकॉर्ड पढ़ाओ, कल को वही बंदा आपको ना कहे कि जी आपने तो मुझे कम से कम वार्निंग तो देनी थी ना एक। तो अब इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटिंग द बिहेवियर। और फिर उसकी अब काउंसलिंग की मैं बता रहा था कि काउंसलिंग में आपने उसको बताना है कि भाई आप इस वजह से लेट थे, इतने दिन लेट हैं, ठीक है। अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप जो है ट्रैक पे नहीं आएंगे, तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि मैं जो है ना वो आपकी रिपोर्ट आगे भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद साफ ज़रा आपके पास ऑप्शन भी नहीं है कि आप उसको मज़ीद वेट करें। नेक्स्ट है जी, इट शोज़ हाउ मैनी चेक्स इशूड इन फेवर ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिस इन अ मंथ, स्केड्यूल ऑफ पेमेंट। ये मैंने वैसे पहले कहीं पढ़ा नहीं हुआ था। कंपाइलेशन स्टेटमेंट, मास्टर पे रोल, स्केड्यूल ऑफ पेमेंट, मार्केट सर्वे रिपोर्ट। तो इसका स्केड्यूल ऑफ पेमेंट है कि कितने चेक्स एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भेजे गए हैं, इसको स्केड्यूल ऑफ पेमेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर सीईओ ऑफिस से सर जो स्टेटमेंट है, एक्सक्यूज मी सर, मैंने वैसे सर्च किया था, कंपाइलेशन था इसमें इसका। भी सारा होता है ये सर। इसमें देखें जो स्टेटमेंट होती है उसमें भी सारे चेक्स लिखे होते हैं कि ये चेक नंबर है, ये ट्रांसफर हुआ है, ये कहाँ ट्रांसफर हुआ है, कहाँ से आया है। तो जो बैंक स्टेटमेंट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है ना, ये भी सारा चलें, शो ये करती है। देखें, मैंने इसके पे आपको बताया कि मैंने इस पे ना वो सर्च किया है ऑडिटर जनरल के वेबसाइट के सारे सोर्सेज, और वहाँ से जो मुझे इसका आंसर जो मुझे लगा है वो स्केड्यूल ऑफ पेमेंट है। इसको नोट कर लेते हैं, इसको मज़ीद सर्च कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट स्केड्यूल पेमेंट मैं बताना थोड़ा सा चाहूंगी जी कि स्टेटमेंट में तो उस वक्त आता है जब हम पेमेंट कर देते हैं। ये स्केड्यूल ये होता है कि जब 2 ऑफिस आपस में एक डील कर रहे होते हैं तो वो उसमें लिखते हैं बकायदा कि हम इस वक्फे से आपको चेक देंगे, तो इसमें लिखा जाता है। इसमें होता है कि मसलन अगर हमने उनको कहा है कि जी 20 तारीख को हम देंगे और अगली जो पेमेंट है वो हम आपको 30 को देंगे, तो इसके अंदर वो दर्ज होता है स्केड्यूल ऑफ पेमेंट में। मतलब ठीक है ये सर स्केड्यूल ऑफ पेमेंट को ही बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बैंक स्टेटमेंट का नहीं है, स्केड्यूल ऑफ पेमेंट्स ही बैंक स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट होता तो हम यहाँ था, ये स्केड्यूल मोस्ट एप्रोप्रिएट है सर। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सीनियर्स ने इसको कंफर्म कर दिया, ये ओके हो गया। नेक्स्ट है विच अप्रोच इनकरेज टीम स्पिरिट। अब देखें कोलैबोरेशन कोऑपरेशन का सवाल इस पेपर के अंदर 3 से 4 मरतबा आ चुका है। ये दूसरा सवाल आप पढ़ रहे हैं, आगे भी आएंगे। कोलैबोरेशन
टीम को कहते हैं, ग्रुप वर्क को कहते हैं, मिल के काम करने को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, अप्रोच इनकरेज टीम स्पिरिट। माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट एक होती है मैक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट क्या है, स्कूल के किसी प्लॉट का, प्लेग्राउंड का इशू है, उसको कैसे आप ठीक करते हैं, उसके लिए कोई प्लानिंग करते हैं, ये आपकी माइक्रो मैनेजमेंट। पूरे स्कूल के लिए एक प्लान बनाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो मैक्रो मैनेजमेंट होगी। अच्छा, ब्लेमिंग इंडिविजुअल, ये तो टीम स्पिरिट के अगेंस्ट होती है ये चीज़, जब आप टीम वर्क किसी इंडिविजुअल पे को आप ब्लेम नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंट मेमोज, आप उसको फ्रीक्वेंटली उसको रिमाइंड करवाते हैं कोई बात, नो। फिर क्या करेंगे, कोलैबोरेटिव प्लानिंग, मिल के आप प्लानिंग करेंगे। नेक्स्ट है जी डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स डील विद। आप देखें डेलीगेशन किसको कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं मैं एक अथॉरिटी हूँ, सपोज करें तो मेरे पास प्रोविंशियल लेवल पे हूँ, तो मेरे पास सेक्रेटरी हूँ, अल्लाह करे मैं बन जाऊँ कभी, तो मेरे अख्तियार मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा हूँ, COs DOs को दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर। अब यहाँ पे बात की जा रही है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स डील्स विद। आप देखें जो आपकी SNE होती है, ये कौन अप्रूव करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, S&GAD डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। जी फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसका मतलब वो जो सीट है वो, यस। अच्छा, अब वो सीट सेंक्शन हो रही होती है ना, मंजूर हो रही, मंजूरी को कहते हैं सेंक्शन, मंजूर होना किसी चीज़ का। तो अब यहाँ पे फाइनेंशियल, मिसाल के तौर पर आप स्कूल के हेड हैं, आप FTF यूज़ कर सकते हैं, NSB यूज़ कर सकते हैं, अब तो 25 लाख तक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो आप पहले से कर रहे हैं, तो इसमें परचेज तो कर रहे हैं, तो इसमें सेंक्शनिंग पावर जो है वो प्रोसीजर डेलीगेट कर दिए जाते हैं लोअर लेवल पे, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पहले होती हैं, एकेडमिक पावर्स पहले से होती हैं, परचेजिंग पावर पहले होती हैं, तो सेंक्शनिंग पावर जो है ये डेलीगेट कर दी जाती हैं, हायर से लोअर लेवल पे ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। As per the pension roll system, the pensioner has to produce a life certificate to the accountant general पंजाब बाई-एनुअली, साल में 2 दफ़ा। डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम है DCS पंजाब का, इसमें आपको मार्च और सितंबर में हर साल जो पेंशनर होते हैं उनको 2 दफ़ा अपना जो सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट, ये प्रोवाइड करना होता है। बजट ऑफ वेकेंट पोस्ट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम, अब ये जो वेकेंट पोस्ट का जो उस की जो फर्स्ट पे स्केल है, फर्स्ट स्टेज होती है पे स्केल की, उससे जो है ये कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वेकेंट पोस्ट होती है जिस स्कूल के अंदर या डेप्यूटी ऑफिस में, हाई स्कूल के अंदर। अंडर प्रमोशन पॉलिसी 2010, इफ़ द ग्रेडिंग इज़ इन PER इज़ बिटवीन गुड एंड एवरेज, द क्वान्टिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन। एक्सक्यूज मी सर, जी या ना हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाई सर, उन्होंने तो वैसे लास्ट बताई थी, अभी भी मेरे पास आई थिंक इसकी प्रेजेंटेशन रखी हुई होगी, चलें आप जिसमें चेक कर लिखा हुआ लीजिए। लास्ट पे स्टेज। मैंने तो उन्होंने इसको कहा कि ये क्यों जी, उन्होंने कहा इसकी रीजन ये है कि अब देखिए अगर वो बंदा वहां रहता है ना और वो वहां सर्व करता है, तो वो कहाँ तक जा सकता है। जब उसका बजट पास करवाना होता है तो लास्ट पे स्टेज देखी जाती है कि अगर उस पे कोई आ भी जाए पॉइंट होके। ये तो कौन से क्वेश्चन इसलिए की ना बात मेरे करें? पास अच्छा चले, क्वेश्चन नंबर 28 की बात आप कर रही हैं। जी चले, मैंने इसको नोट कर लिया। मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन हमारे डिबेटेबल हैं, अभी वो मुझे ऑफिशियल सोर्स से कुछ कंफर्म नहीं हुए थे। चलो ये मैं नोट कर देता हूँ 28, इसको बाद में भी कंफर्म कर लेंगे। मेरे ख्याल में बनाता रहा जो मैंने इसको सर्च किया, यस लास्ट स्टेज कभी नहीं होती। मैंने जो कंफर्म किया था तो वो फर्स्ट ही था। सर ओके आईडी से ओके, देखिएगा। चले ठीक मैं है ना ठीक है, आपको उसकी- चले मैडम स्लाइड की बात नहीं होती। अब देखें ना, मेरी स्लाइड एज अ सर, रेफरेंस first stage कोट होती नहीं है हो सर, सकती। उसमें ये होता है सर, जी रिवाइज सर, बजट में अगर बंदा कोई आ जाता है तो हमारे रिवाइज बजट में उसको फिर यस उसको एडजस्ट कर लिया सर जाता है। बड़े यस सीनियर क्योंकि हमारे दिसंबर डेप्यूटी हैं जिन्होंने वो दिसंबर ट्रेनिंग जनवरी में करवाई बजट है। डिवाइड मैडम किया था तो मेरी उसमें बात कर सुने, दिया चाहे जाता सीनियर चाहे सेक्रेटरी ट्रेनिंग मैं करवा रहा हूँ ना, मेरे से कल इतनी बड़ी गलती हुई है। तो बात यह है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, उसको हमने देखना है। अगर उसके मुताबिक कोई रूल है तो बताने वाला गलत हो सकता है, रूल्स के अंदर जो बात है वो गलत। बहरहाल मेरे हिसाब से ये क्या थी, फर्स्ट स्टेज के पे स्टेज ही थी। अच्छा, तो फिर इसको हम लोअर ग्रेडिंग में रखते हैं बाय रूल, ठीक है। अगर उसकी एवरेज है और हाई है तो फिर हम उसको एवरेज कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इज़ अ पीसफुल प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल डायलॉग थ्रू विच कंप्रोमाइज
इज़ रीच्ड इन द केस ऑफ, ये अगेन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का है, निगोशिएशन, प्रेजेंटेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, गुफ्त शनीद को कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी मामले में जब हम उसको बातचीत से हल करते हैं तो इसको निगोशिएशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, एटीट्यूड आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनेजमेंट फोकसेस अपॉन द सिस्टम एंड प्रोसीजर, मैंने बताया था कि मैनेजर का काम क्या है, अपने सिस्टम को देखना कि किस तरह के लोग मौजूद हैं, प्रोसीजर्स को देखना कि कौन से रूल्स उसने अडॉप्ट करने हैं। जबकि लीडरशिप का क्या होता है, मैंने बताया था कि लीडरशिप का होता है दूसरों को लेके चलना, मोटिवेट करना, गाइड करना, विजन, एम्बिशन, पैशन के साथ। तो विजन एंड डायरेक्शन जो है ये इसका क्या होता है, फोकस होता है। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, आउटपुट एंड रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग स्टेटस, तो ये विजन के ऊपर होता है। इज़ अ पर्सन हु इन्फ्लुएंस हिज सबऑर्डिनेट्स टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, तो ये जो इंस्पिरेशन होती है, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मेंटोरिंग, मेंटोर, मॉनिटर, नो, लीडर होता है, ठीक है। लीडर इंस्पायरिंग रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग पीरियड एक्सीडिंग द 30 days इज़ ट्रीटेड एज अ चेंज ऑफ हेड क्वार्टर। अगर 30 डेज से ज़्यादा कहीं पे ट्रेनिंग है तो वो हेड क्वार्टर से जो डिस्टेंस के ऊपर है तो फिर वो TADA रूल्स के अंदर वो क्या आता है, उसकी जो है ना वो ड्यूटी कंसीडर की जाती है मोर देन 30 डेज़। और TADA नहीं मिलता। हाँ, TADA फिर नहीं मिलता मोर देन 30 डेज़ के लिए। अच्छा, according to the article 25A, the state shall provide free and compulsory education to all children of the age 5 to 16 year, article 25A। अब अगर यहाँ पे नीचे पंजाब का कोई एक्ट आर्टिकल लिखा होता तो कौन सा होता सेम स्टेटमेंट में जी? अगर इसको मैं यूँ जी, अगर इसको मैं ये कहूँ, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 5 to 16 years। आर्टिकल 37 नहीं भाई, पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014, पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2014। मैंने आपको यस 18th अमेंडमेंट, तो इसमें तो ये आर्टिकल 25A आया था ना हमारा वो एक्ट। अच्छा, अजान हो रही है, सिर्फ 1 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं प्लीज़। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ना हमेशा हर मौके पे हमारे लिए दुआएं की हैं। एक मरतबा हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ना घर आए बड़े खुश थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए ना दुआ फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, दुआ फरमाई, या अल्लाह आयशा के अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। तो हज़रत आयशा बड़ी खुश हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुशी महसूस की ना अपनी ज़ौजा मोहतरमा के चेहरे पे, तो फरमाया कि आयशा इतनी खुश क्यों हो रही हो? तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी दुआ की है, यकीनन नबी अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ताला कैसे कबूल नहीं करेंगे। तो उस खुशी में हूँ कि जी आपने इतनी बड़ी दुआ कर दी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, मैं अपने हर उम्मती के लिए हर नमाज के बाद ये दुआ मांगता हूँ। तो हम बड़े खुशकिस्मत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए इतनी सारी दुआएं की हैं। कभी किसी मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि मेरे लिए दुआ करें, एक मौके पे फरमाया। अज़ान के बाद ये जो दुआ हम मांगते हैं ना, इसके लिए फरमाया कि मेरे लिए ये दुआ मांगे। तो वो मकाम महमूद है जो अल्लाह के, जो मेरे नॉलेज है कि अल्लाह ताला के अर्श के करीब है, उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से फ़रमाया कि इसमें मुझे इस दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो ये लाजमी इसको सीख लें, याद कर लें, और ये जब भी अज़ान हो तो पढ़ा करें। द वाउचर वेरीफाइड बाय अकाउंटेंट जनरल ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्री ऑडिट। तो ये प्री ऑडिट का होता है, इस पर मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी, तो ये मैंने सर्च किया था, तो इसका जवाब मुझे प्री ऑडिट मिला था। ऑडिट के ऊपर हमारा एक लेक्चर होगा, मैंने अपने ही डेप्टी DEO को, जो कि रहे हैं
असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन भी रहे हैं सीईओ ऑफिस में हमारे, तो बड़े कॉम्पिटेंट हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट की हुई है कि बजट और ऑडिट के ऊपर ना, तो उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने कहा था कि लेक्चर आपने देना है, मेरी भी लर्निंग होगी, बाकी सब की भी। तो वो इंशाल्लाह ताला मैं उनसे कल या परसों का टाइम लेता हूँ, तो जैसे ही वो टाइम देते हैं तो एक लेक्चर उन्होंने देना है। तो विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट सिस्टर, डिपेंडेंट पेरेंट्स ये नहीं आते इसमें। अगर कोई डिपेंडेंट डॉटर है, ठीक है, यानी डिपेंडेंट से मुराद अनमैरिड है या डाइवोर्स्ड है और वो अपने बाप के साथ रहती है, माँ के साथ, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो फैमिली के अंदर कंसिडर होगी। या फिर डाइवोर्स्ड वाइफ या हस्बैंड। यहाँ पे रूल ये है कि अगर कोई फ़ीमेल मतलब कपल दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, तब भी वो फैमिली के अंदर आएगा, मतलब वो अपनी सैलरी भी लेगा, पेंशन भी लेगा, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा सीन हो जाए। तो डाइवोर्स्ड वाइफ या हस्बैंड आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाई शुड पब्लिक स्कूल कोलैबोरेट विद द प्राइवेट पार्टनर्स। ठीक है, ये अभी ये जो आउटसोर्स हो रहा है ना स्कूल, ये उस हवाले से क्वेश्चन है। सर ये 36 को दोबारा देखना, विच इज नॉट इंक्लूड आ रहा है। जी सर, वो तो कह रहे हैं कि जो इंक्लूडेड अच्छा, नहीं सॉरी है, सॉरी तो जाहिर है जो डिवोर्सी होगी ना, डाइवोर्सी होंगे, वो नहीं होंगे, बाकी सारे डिपेंडेंट हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं उन पे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं नॉट नॉट, तो अब ये डाइवोर्स इसलिए वाले जो हैं वो हाँ उसकी यस, फैमिली में शामिल नहीं होंगे। तो कौन होगा यहाँ पे, कौन शामिल नहीं होगा? ये सही होगा लिखा है ना, ये डाइवोर्स। नहीं है, हाँ ये डाइवोर्स नहीं है, वाइफ, क्योंकि उसने नॉट लगाया हाँ हाँ था डाइवोर्स, ठीक है ठीक है, जी। सॉरी, ओके डाइवोर्स ओके वाले ओके, जो है वो नॉट डाइवोर्स, जाएंगे। हाँ ओके ओके ओके, मैंने इसको वो थोड़ा सा और एंगल से देखा है, आपकी बात सही है। हाँ, अब अगर एक विडो है, वो कोई दूसरा निकाह कर लेती है, या कोई हस्बैंड है वो दूसरी शादी कर लेता है, ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है कि वो उसकी पेंशन फिर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वाई शुड पब्लिक स्कूल कोलैबोरेट। सर एक क्वेश्चन है, जी जी सर, अगर वाइफ की जॉब है, सर अगर वाइफ की जॉब है और खुदा न खास्ता वो सर अल्लाह एज को प्यारी हो जाती है, रूल्स के मुताबिक वो पेंशन लेगा या लेगी? सर वो उसके बच्चे भी हैं और वो उसका हस्बैंड आगे शादी भी कर लेता है, तो इस सूरत में भी मिलेगी उनको? नहीं नहीं, शादी की सूरत में तो नहीं मिलेगी ना, वो तो फैमिली कंसिडर नहीं होगे। अनमैरिड जो मगर सर आपके, उसके मेरी बच्चे बात तो हैं। सुने, इसकी जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर डेथ हो जाती है ना, मिसाल के तौर पर हस्बैंड की, तो उसकी बीवी को मिलेगा। अब उसकी बीवियां दो हैं, तो फिर उसके लिए भी आगे कंडीशंस हैं, वो सारे रूल्स तो मुझे याद नहीं है अभी। अब उसके जो बच्चे हैं ना, अब उसमें उसकी वो बच्ची अगर बीवी उसकी नहीं है, जिंदा हयात नहीं है, तो वो बेटियां जो अनमैरिड हैं, अगर बेटियां मैरिड हैं और उनमें से उनको नहीं मिलेगी। अगर उनमें से कोई डाइवोर्स्ड है और या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो विडो है बेटी, वो अपने बाप के साथ रहती है, तो उसको भी पेंशन मिलेगी। इन केस वो भी नहीं है, तो फिर वो बच्चे जिनकी एज 20 साल से कम है, उनको फिर पेंशन मिलेगी। ये रूल है सर, जो मुझे याद है। अच्छा, आगे चलते हैं। वाई शुड सर 18 साल एज नहीं है? 18 है, मेरे ख्याल में 20 है। नहीं सर, 21 है सर, 18 साल है कि जो डिपेंडेंट लड़के हैं ना, वो 18 18 साल से होगा, कम हो तो। चले 18 होगा, फिर मैं शायद भूल रहा हूँ। बहरहाल ये रूल्स ये हैं, मुझे एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सारे रूल्स ही। अरियान जी, अच्छा आगे चलते हैं। वाई शुड पब्लिक स्कूल कोलैबोरेट विद द प्राइवेट पार्टनर टू इम्प्रूव रिसोर्सेज एंड लर्निंग आउटकम्स। अब ट्रांसपेरेंसी, शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्राइवेटाइज स्कूल, ये फोकस नहीं होता कि प्राइवेट पार्टनर्स के साथ जो है कोलैबोरेशन क्यों करेंगे, रिसोर्सेज को बेहतर करने के लिए, लर्निंग आउटकम्स को बेहतर करने के लिए। हाँ, पब्लिक स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट पार्टनर से मुराद प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, कोई भी प्राइवेट एनजीओ हो सकती है, कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है, उनके साथ मिसाल के तौर पर कोई एनजीओ हैं जो कोई सपोर्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एनजीओज काम कर रही हैं जो हैंड पंप, वाटर पंप लगा के दे रहे हैं। विच बेस्ट डिफाइन द हेड टीचर रोल्स, लीड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। अब ये देखिए, कम्युनिटी का क्वेश्चन भी दूसरी मरतबा रिपीट हो रहा है कि हेड टीचर का रोल क्या है? फाइनेंस मैटर को डील करना, अपने स्टाफ को सुपरवाइज़ करना, सारा वक्त पढ़ाते रहना? नो,
लीड एकेडमिक्स, ये लीड वाला एकेडमिक्स वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कम्युनिटी के को इंगेज करना और एकेडमिक्स के अंदर लीड करना, ये बेस्ट रोल है। ये पहले भी सवाल आया है, ऊपर इससे मिलता जुलती स्टेटमेंट ही थी। इफेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड अ हेड टू वर्क इन आइसोलेशन, अकेले काम करे, अवॉइड डेलीगेशन, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्टाफ को ना डेलीगेट करे, फोकस ऑन पेपर वर्क, सिर्फ कागजी काम करे, बल्कि क्या करे, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू, इन चीज़ों पे काम करे। ये कोऑर्डिनेट प्लानिंग का सवाल भी पहले आ चुका है, ये उसी बात को थोड़ा सा घुमा के दोबारा पूछा गया है। प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है कि जो प्लान बनाया है, जो स्कूल के अंदर पॉलिसी स्कूल लेवल पे बनाई गई हैं, क्या वो सही तरह से उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उनको चेक करना, ये एग्जीक्यूशन है। और रिव्यू, असाज़ा को बताना, अपनी टीम को बताना कि यहाँ से काम सही चल रहा है, यहाँ से सही नहीं चल रहा। अ टीचर misses the deadline despite reminder, what should the head do? Discuss the issue privately and clear the expectations. Issue warning letter, reassign all responsibilities, report to authority without feedback. तो अब इसमें अगर कोई डेडलाइन गुजर चुकी है, कोई टीचर आपको रिप्लाई नहीं करता, या जो असाइनमेंट आपने दी है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहा, या उसको उसकी तवज्जो ही नहीं है उस तरफ, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको प्राइवेटली उसको बताते हैं कि भाई ये आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई थी, आप नहीं कर रहे, थोड़ा सा उसको मोटिवेट करेंगे। उसके बाद आखिरी 10 क्वेश्चन जो है वो पैडागोजी के थे, इनको हम देखते हैं, आसान थे। वाई इज़ क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम इम्पॉर्टेंट, क्यों हम करते हैं। हेल्प टू मेंटेन रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, इनकरेज कोलेब्रेशन, इंक्रीज स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर। अब ये ऑप्शन जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ऑप्शन ए और सी आपको अगेन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें, प्रमोट स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग। इंक्लूसिव क्लासरूम का या पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट का मकसद एक ही होता है, वो ये होता है कि क्लास के अंदर जो क्लासरूम है, स्कूल टीचिंग लर्निंग है, वो इफेक्टिव हो। तो इफेक्टिव लर्निंग सबसे ब्रॉडर है, इसके अंदर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी आ जाता है, कोलैबोरेशन भी आ जाती है, ठीक है, अच्छे टेस्ट स्कोर भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो प्रमोट स्टूडेंट इंगेजमेंट, अब पॉजिटिव से क्या मुराद है, क्लास के अंदर बुलिंग नहीं है, हरासमेंट नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट उसके अंदर नहीं है, टीचर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, टीचर बच्चों की नीड को एड्रेस कर रहा है, तमाम मुस्लिम नॉन मुस्लिम को, एबल डिसेबल बच्चों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये पॉजिटिव और इंक्लूसिव क्लासरूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर। एक्टिविटीज़ के अंदर टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। तो टीचर क्या रोल प्ले करेगा, प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, गाइडेंस और सपोर्ट देगा, ठीक है। इसमें वो क्या करता है, गाइड करना बच्चों को उनके काम के लिए ख़ुद तैयार कर लेना, ये गाइडेंस है। और सपोर्ट, जहाँ पे उनको आपकी हेल्प चाहिए आप हेल्प करेंगे। डिलीवर कंटेंट थ्रू लेक्चर्स, लेक्चर तो इसमें होते नहीं है, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पे भी फोकस नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो काम कर रहे होंगे, कभी वो इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो डिसिप्लिन भी कंप्रोमाइज़ हो रहा होगा। असेस स्टूडेंट थ्रू ग्रेड्स, तो ये तो बात ही इरेलीवेंट हो गई। वाई इज़ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट। फीडबैक क्या होता है, बच्चे ने काम किया, आपने उसके काम को असेस किया, चेक किया, और उसके बाद उसको रिप्लाई किया, कमेंट्स दिए कि आपका काम ये था। तो इसमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इसमें पहला है असेस द अंडरस्टैंडिंग, के बच्चे ने किस हद तक बात को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है इनकरेज एंड मोटिवेट द कंटिन्यूस एफर्ट्स, बच्चे को इनकरेज करे टीचर, मोटिवेट करे। आइडेंटिफाइज इम्प्रूवमेंट एरियाज़, बच्चे को हेल्प करे कि वो अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करे। गाइड स्टूडेंट्स टू इन्हांस देयर लर्निंग। आप ये देखें, इन्हांस लर्निंग ओवरऑल बात कर ली गई ऊपर वाले सारे पॉइंट्स की। वैसे देखने से ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही दुरुस्त हैं। अगर हम देखेंगे फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारे उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन इनमें मोर फिट जो है वो ये इन्हांस देयर लर्निंग वाला आएगा, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इफेक्टिव लर्निंग अकर्स, ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी, इसके 5 लेवल आपको पढ़ाए थे मैंने, कि फिजियोलॉजिकल नीड, फिर जो है वो सेफ्टी नीड्स हैं, फिर बिलोंगिंग नीड्स हैं, सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसमें नीड्स पे फोकस किया गया, उस वक्त मैंने आपको मिसाल से समझाया था। तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के मुताबिक बेसिक नीड्स और सेल्फ इस्टीम नीड्स पूरी होनी चाहिए,
यही मोटिवेशन का बाइस बनती हैं। तो इसमें स्टूडेंट के कंपटीशन, इसमें कंपटीशन की बात नहीं की जाती, स्टूडेंट को उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने की बात की जाती है, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखने की नहीं, स्टूडेंट की फ्रीडम की बात होती है, रोट लर्निंग की नहीं बल्कि बच्चों की प्रैक्टिकल लर्निंग पे इस पे बात की जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट हैं। एक सवाल आपका, ये मैं नाम ले रहा हूँ लर्निंग थ्योरीज़ का, इनमें से आएगा कॉग्निटिविज़म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज़म और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, इनमें से एक सवाल आएगा। ठीक है, व्हाट आर द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज़। कोऑपरेटिव लर्निंग किसको कहते हैं, ये मैंने बताया है आपको, इसकी 7-8 मुख्तलिफ फॉर्म्स भी आपको पढ़ाई थी। कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं जब बच्चे मिल के ग्रुप की शक्ल में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ नाउन एज कोऑपरेटिव लर्निंग। एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर। अब बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ ये नहीं आता, असेसमेंट मेथड इसके अंदर नहीं आता, इंस्ट्रक्शनल डिफरेंशिएशन टेक्निक ये इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, तो बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़, बच्चे की क्लासरूम को में बिहेवियर को ठीक करना, ये मैंने आपको पढ़ाया था क्लासरूम मैनेजमेंट का एक लेक्चर, उसके अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो स्ट्रेटजीज़ टेक्निक्स पढ़ाई थी। असेसमेंट मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। इंस्ट्रक्शनल डिफरेंशिएशन, इंडिविजुअल और डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लासरूम लेसन डिलीवरी, ये मैंने आपको कायद पंजाब का लेसन का फॉर्मेट भेजा है, तो उसमें इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट और कंक्लूजन, किसी भी लेक्चर के ना, अगर आप लेक्चर मेथड किसी भी सोर्स से सर्च करेंगे तो उसके तीन कंपोनेंट्स आपको यही वाले मिलेंगे, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन या डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन। तो हमारे कायद पंजाब के भी सीक्वेंस में यही 3 मेजर की कंपोनेंट्स हैं, बाकी भी हैं लेकिन वो सीक्वेंस में यहाँ पे नहीं दिए गए, ये 3 सीक्वेंस में दिए गए थे। 8 स्टेप हैं वो जो आपने देख लेने हैं। हाउ टू प्रमोट क्रिएटिविटी यूजिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मैंने आपको पढ़ाई थी कि बच्चा खुद इंक्वायर करेगा, मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, मिसाल के तो प्रोवाइड आंसर, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। डिस्करेज क्वेश्चन, ये भी जो है ना इंक्वायरी बेस्ड की जो है वो फीचर नहीं है। इनकरेज स्टूडेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर आंसर, ये इसका दुरुस्त जवाब है कि बच्चों को आप इनकरेज करें कि वो अपने आंसर खुद डिस्कवर करें। यूज़ ट्रेडिशनल मेथड, ये डायरेक्ट मेथड की एग्जांपल है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग हेल्प डिफरेंशिएशन बाय, अब मैंने पढ़ाया था आपको इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड। इंडिविजुअल में हमारे यहाँ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ नहीं होता, नॉर्मल स्कूल्स के अंदर ये स्पेशल एजुकेशन में यूज़ होता है। हमारे यहाँ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से मैंने बताया था आपको कि आप क्लास के अंदर हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाते हैं। हेट्रोजीनियस से मुराद ये है कि सिमिलर क्वालिटीज़ वाले बच्चे नहीं, सिमिलर फीचर वाले बच्चे नहीं, मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल बच्चों को मिक्स करते हैं, और ये हेट्रोजीनियस ग्रुप आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए बनाएंगे फिर चेंज कर देंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, आपकी क्लास में मुख्तलिफ सलाहियतों के बच्चे हैं तो आप उनको एक से ज़्यादा मेथड से पढ़ाते हैं सेम टॉपिक, यानी अपने मेथड में बहुत सारे वेज यूज़ करते हैं अपने लेक्चर के अंदर ताकि हर तरह के बच्चों को बात की समझ आ जाए। ये होती है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ग्रुपिंग बाय ग्रेड्स ओनली, नो। इग्नोरिंग स्टूडेंट नीड्स, ये भी आप नहीं कर सकते, इसीलिए तो आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि इंडिविजुअल नीड एड्रेस हो। ट्रेडिशनल मेथड, ये हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी, सपोर्ट एंड गाइडेंस से। आप देखें आइसोलेट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इससे मुराद यूँ हमारे वो बच्चे होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी को देखने का मसला, सुनने का मसला, चलने का मसला, अब हम ऐसे बच्चों को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उनको आइसोलेट नहीं करना हमने, ठीक है, कंपटीशन हमने वैसे नहीं रखना, वो बच्चे वैसे कमज़ोर हैं, पनिश हम वैसे नहीं कर सकते, तो टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर सकते, तो हम सपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे। हाउ कैन अ टीचर एड्रेस द जेंडर बाइसनेस। जेंडर बाइसनेस से मुराद जहाँ पे को एजुकेशन है हमारे प्राइमरी स्कूलों के अंदर या जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी होता है, तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो किसी एक तरफा ना हो, ठीक है। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों दोनों के लिए आगे बढ़ने के लिए की बात करे उस्ताद। और स्टीरियोटिपिक बिहेवियर को वो क्या करे, अगर कोई यूज़ कर रहा है किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए क्लास के अंदर तो उसको कंट्रोल करे। तो ऑल ऑफ द अबव जवाब आएगा। अब मेरी कोशिश ये थी कि इसको डिस्कस करने के बाद हम इंशाल्लाह ताला वो भी डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक्स, तो अब साफ तरह कि इतना टाइम
आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला जो बाकी हमारे ये एनएसबी और एफटीएफ पे 4-4 5-5 स्लाइड्स हैं, ये फिर कल वाले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। हो रही है जी सॉरी सर, ये टेस्ट का बाईपास करने से सर ये जो रैशनलाइजेशन हो रही है, पहले तो इन्होंने फार्मूला 1:30 का दिया था, तो अब कौन सा फार्मूला लगाया है? अभी देखिए ना, अभी कोई फार्मूला या कोई चीज़ रिटर्न ऑफिशियल सोर्स से नहीं आई, ठीक है। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अभी वही जो HRMS पे चल रहा है, जो HRMS पे चल रहा है ना, वही फ़िलहाल शो हो रहा है। ऑफिशियल कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोसीजर आएगा तो फिर इस पे कोई अथेंटिक आंसर दिया जा सकता है। जी बताएं कि अगर रैशनलाइजेशन होती है तो क्या ये हमसे प्रायोरिटीज लेंगे स्कूल कि हमने किस स्कूल में जाना है? मैडम मैंने आपको बता दिया है कि अभी चूँकि इस पे कोई पॉलिसी उन्होंने बनाई नहीं है, रिटर्न फॉर्म में दी नहीं है। बनाई है तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं की, जैसे ही आएगी तो फिर ही कंफर्म होंगी ये सारी चीज़ें। अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में, क्योंकि अभी उन्होंने जो सिस के ऊपर फार्मूला लगाया है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर कौन से होते हैं सर, इसके बारे में? हाँ, इसमें ऐसे होते हैं कि ये लड़कियाँ तो होती ऐसी हैं, ये लड़कियां जो है ना वो कम अकल होती हैं, ये लड़के पागल होते हैं, लड़ाकू झगड़ालू होते हैं। इस तरह की बातें करना मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में तंग नज़री रखना, इसको स्टीरियोटाइप कहा जाता है। एक्सेप्ट ना करना किसी चीज़ को, उसके बारे में तंग नज़र हो जाना। जी सर एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमसे पेपर पहले ऐसे टेस्ट 2 दिन अरेंज कर दें ताकि हम लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। टेस्ट आपके लेंगे इंशाल्लाह ताला। बस आज 16 तारीख है, 17, 18 और 19 इंशाल्लाह 3 दिन आगे जो है ना 20, 21 को 2 दिन आपके हम टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, कम से कम 3 टेस्ट आप जरूर हमसे चलें। कल और परसों 2 दिन हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर रख लेते हैं। उसके बाद जो है ना 17 और 18, 19, 20, 21 3 दिन आगे आपको टेस्ट सेशन से गुजार देते हैं इंशाल्लाह ताला, ताकि हम करें तो हमें कुछ आइडिया हो जाए कि हम कहां तक स्कोर हासिल कर सकते हैं। इस तरह है कि कल के जो अगर टॉपिक लेंथी होता है कल के वाला, तो फिर मैं इस तरह करूंगा कि उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला, कोई हल निकालते हैं। एक बजट और ऑडिट पे एक लेक्चर लाजमी है हमारा, वो लाजमी हमने रखना है। तो बाकी जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको 3 दिन टाइम देंगे, बस कल और परसों 2 दिन 3 दिन लेक्चर ले लेंगे। हेट्रोजीनियस ग्रुप के बारे में भी थोड़ा एक होता है होमोजीनस, एक होता है हेट्रोजीनस। अब आप चाय बनाते हैं, बाज़ औक़ात वो पत्ती वाला जो चम्मच है वो चाय में उस चीनी में गिर जाए तो वो मिक्स हो जाती है ना, थोड़ी सी हो जाती है ना, इसको कहते हैं हेट्रोजेनिटी। किचन में कभी अगर नमक वाला मिर्च में चला जाए, मिर्च वाला नमक में, तो अब वो मिक्सचर हो गया मुख्तलिफ चीज़ों का, इसको हेट्रोजेनिटी कहा जाता है। होमोजेनिटी क्या है कि नमक सिर्फ नमक पड़ा है, चीनी वाले डब्बे में सिर्फ चीनी पड़ी है, पत्ती वाले डब्बे में सिर्फ वही चाय या पत्ती पड़ी है। होमो सेम होता है, हेट्रो डिफरेंट होता है। यस। अब इसी तरह हमारी क्लास के अंदर मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, कोई अच्छे, कोई कमज़ोर, कोई दरमियाने, ठीक है। तो वो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के होते हैं, कोई बड़ा अच्छा जहन रखने वाले, कुछ नॉर्मल, कुछ एवरेज, कुछ पुअर, कुछ की एबिलिटीज़ सारी हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी कुछ लिमिटेशन है देखने, सुनने, बैठने, चलने, समझने के अंदर। अब ये मुख्तलिफ बच्चे हैं, तो उनके जब हम ग्रुप बनाएंगे जो मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल हैं, इसको हेट्रोजीनस कहा जाएगा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, शकील अहमद बात कर रहा हूँ। जी जी सर। और ये जो टेस्ट डेट है इसके बारे में कंफर्म 22 सर। 22 कंफर्म है सर ये? यस, एज पर स्केड्यूल कंफर्म है और वो आ जाएगा। सर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सर मेरी बात सुन, उधर ही आपके उस सेक्शन के अंदर आएगी जहाँ से आपने अप्लाई किया था मेरे ख्याल में। और दूसरी बात यह है कि कोई इस तरह तो है नहीं कि आपने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाना है, किसी नए एरिया में जाना है, वहाँ पे उन्होंने स्टाफ हायर करना है। देखें, एक क्लासरूम में एक MENF है, उन्होंने एक दो बल्कि दो MES डिप्यूट करने हैं, और ये एक दिन का काम है, ठीक है, प्लानिंग सारी करना। अभी सारी स्क्रूटनी हो रही है, मिसाल के तौर पर सेंटर पे कितने लोग होंगे, उनको कैसे टेस्ट अरेंजमेंट कैसे है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं आई कि ये जो आपके सेंटर है वहाँ पे आपने इतने कंप्यूटर लैपटॉप अरेंज करने हैं। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट में एमरजेंसीज़ होती हैं, तो ये 20 या 21 को जाके सारी चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी, देखिएगा आप।